हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम विजन आईएएस पीटी 2023 के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे और इसमें हमने जो है टेस्ट नंबर 1 को लिया है, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित है। इसके साथ ही साथ इसमें जो है जनवरी 2022 महीने का जो है करंट अफेयर भी शामिल है। ठीक है, और इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक के जो क्वेश्चन होंगे उन्हीं को सॉल्व करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जैसे आप लोगों के सामने जब क्वेश्चन आएगा तो थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक करके आप लोग उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, अगर हो पाता है ठीक है, नहीं होता है तो फिर मतलब वीडियो को स्टार्ट करके आप फिर आगे उसकी जो है व्याख्या देख सकते हैं। ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा भी आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने की धीरे धीरे आपकी भी हैबिट बनती जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में देखेंगे पूछ क्या रहा, सही है या सही नहीं है, क्योंकि इस तरह का भी पूछा जाता है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ने के बाद सीधे हम लोग जो है इस पे आ जाएंगे, उसके बाद स्टेटमेंट देखेंगे। तो चलिए अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया, इसमें किसी भी धर्म का पालन ना करने की स्वतंत्रता शामिल है। देखिए, भारतीय संविधान हमारा बहुत ही लिबरल संविधान है, बहुत ही उदारवादी संविधान है। तो इसमें क्या है कि आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, ये आपकी अपनी आज़ादी, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो किसी भी धर्म का पालन ना भी करें तो इसकी भी आज़ादी है। तो धर्म का पालन ना करने की भी आज़ादी आपको हमारा संविधान ने दे रखा है। तो इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा एकदम सही स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट जो दिया है, यह सभी धर्म परिवर्तनों पर रोक लगाता है। कहाँ रोक लगाता है भाई? आप चाहें तो किसी भी धर्म में जा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बस धर्म परिवर्तन और जो धर्मांतरण है वो किसी लोभ और किसी दबाव में नहीं होना चाहिए, वो आपकी इच्छा पर निर्भर होना चाहिए, यानी वो आपकी खुद की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी के दबाव में, किसी लोभ में अगर धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण हो रहा है तो वो गलत है, तो उसकी आज़ादी हमारे संविधान में नहीं है, तो रोक नहीं लगाता। इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट दिया, यह विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय संविधान में जो है धर्म की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध है, लेकिन यह उन नागरिकों के लिए उपलब्ध है जो कि भारत में, वो मतलब वैसे विदेशी जो भारत में रह रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए उपलब्ध है। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया। केवल सही है एक, यानी ऑप्शन ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति निहित है। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति ही जो है वित्तीय आपातकाल लगाता है। अगर उसको लगता है कि देश में वित्तीय स्थिति खतरे में है तो वो जो है वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। हालांकि उसका जो लगना यानी उसकी संतुष्टि जो होती है वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आती है। पहले क्या होता था, 38वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें ये कहा गया था कि उसकी संतुष्टि जो है न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आती है। लेकिन बाद में जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें ये कहा गया कि जो उसकी संतुष्टि है यानी राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो जो वित्तीय आपातकाल लगाने की शक्ति निहित है वो माननीय राष्ट्रपति में है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ क्या रहा है इसमें, उपयुक्त कथनों में कौन से सही नहीं है, मतलब जो सही स्टेटमेंट नहीं, जो नहीं सही है उन्हें हमें सेलेक्ट करना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया, इसे प्रतिवर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार किया जाता है। यह सही बात है कि भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा ही तैयार किया जाता है, लेकिन यह प्रतिवर्ष नहीं 2 वर्षों पर, यानी यह रिपोर्ट जो है द्विवार्षिक है, 2 वर्षों पे तैयार किया जाता है। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट दिया, वन क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। 10,000, तो यह भी गलत हो गया। 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत हो गया।
तीसरा स्टेटमेंट दिया है विगत 2 वर्षों में वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में देखी गई है। यह भी गलत स्टेटमेंट है। सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में नहीं, आंध्र प्रदेश में देखी गई है। दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। हाँ, ये सही बात है कि सबसे अधिक वन जो हैं वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन जो वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि वो आंध्र प्रदेश में देखी गई। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत स्टेटमेंट हैं, और गलत ही तो पूछ रहा है, तो जो गलत है यानी 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच में निम्नलिखित में कौन सी समानताएं विद्यमान है। मतलब यहाँ की जो संसदीय प्रणाली है और ब्रिटेन की, उनमें जो है क्या क्या समानताएं विद्यमान हैं। तो अब यहाँ पूछ कह रहा है सही उत्तर चुनना है। ठीक है, मतलब जो जो समानताएं हैं वही हमारे सही ऑप्शन हो जाएंगे। तो पहला दे रखा है संसद की सर्वोच्चता। तो जो संसद की सर्वोच्चता है वो तो भारत में नहीं है, भारत में संसद की सर्वोच्चता नहीं है, तो ये समानता नहीं है। निर्वाचित राज्य प्रमुख, जो राष्ट्र प्रमुख होता है भारत में, तो उसका निर्वाचन होता है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन वहाँ पे ब्रिटेन में क्या होता है, यह पद जो है वंशानुगत होता है, तो इसलिए यह भी समानता नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तीसरा है बहुमत प्राप्त दल का शासन। तो भारत में बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, वहाँ पर भी ब्रिटेन में भी बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, इसलिए जो है हमारा तीसरा स्टेटमेंट सही है, यही समानता है। तो इस आधार पे जो है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विशिष्ट आमंत्रित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त में से किसे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो मैं एक बात यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो नीति आयोग होता है उसका अध्यक्ष जो होता है वो स्वयं प्रधानमंत्री ही होते हैं, यानी प्रधानमंत्री जो होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री तो खुद की नियुक्ति करेगा नहीं, तो यहाँ पे अध्यक्ष जो है ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। विशिष्ट आमंत्रित जो होते हैं उनको भी प्रधानमंत्री ही नियुक्त करते हैं। और चौथा जो स्टेटमेंट दिया है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इनकी भी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। तो केवल एक गलत है, बाकी जो है 2 3 4 हमारे सही ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार के भारतीय स्वरूप को एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान इस प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं। कि जो भारतीय स्वरूप है, एकात्मक स्वरूप, मतलब जो बताते हैं एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित जिस आधार पे किया जाता है, तो मतलब वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके आधार पे एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया जाता है। तो पहला देख लेते हैं, एकल और लचीला संविधान। एकल और लचीला संविधान, तो भारत का जो संविधान तो एकल ही है। यहाँ राज्य का और संघ का जो है, केंद्र का जो है संविधान एक ही है। अमेरिका में क्या है, राज्य का संविधान अलग है और केंद्र का संविधान अलग है। तो एक विशेषता तो ये हो गई। दूसरी है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, ये भी है क्योंकि जो अखिल भारतीय सेवाओं की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है, तो यह भी जो है सही हो गया। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान, राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो भी केंद्र के द्वारा ही होती है, उसमें जो है राज्य के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही स्टेटमेंट है, तो इसलिए 1 2 3 इसके सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ क्या रहा है इसमें, कौन से सही हैं, कौन से सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट दिया है एनपीआर में केवल नागरिक शामिल हैं, केवल और केवल नागरिक शामिल हैं, तो यह गलत स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें जो है केवल और केवल नागरिक नहीं शामिल हैं बल्कि सामान्य निवासी शामिल हैं। और सामान्य निवासी में क्या है, गृह मंत्रालय के अनुसार सामान्य निवासी वह निवासी हैं जो भारतीय नागरिक हैं तथा वह विदेशी नागरिक जो भारत में या तो 6 महीने से रह रहे हैं, आने वाले टाइम में 6 महीने तक रहेंगे। तो इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो जा रहा है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दिया, भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य है, यह एकदम सही है, अनिवार्य है। तीसरा है एनपीआर के लिए सर्वप्रथम 2010 में जनगणना मकान सूचीकरण चरण के साथ आंकड़े एकत्र किए गए थे, यह भी हमारा सही स्टेटमेंट है।
ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएंगे, केवल एक गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट दिया, केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकता है कि कोई मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है या नहीं है। पूछ क्या रहा है कि कौन से सही है, कौन सा सही है। तो एक संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं। सीमा आरोपित है अगर यह मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना संशोधन करता है संविधान में, तो वह संशोधन वैलिड होता है, और नहीं तो वो संशोधन जो है कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकता है कि कोई मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है, बिल्कुल नहीं, यह उच्चतम न्यायालय के माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक ना तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, अच्छा इसमें देखते हैं पूछ क्या रहा है, कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया, भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। एकदम सही स्टेटमेंट है। भारत जो है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का जो है दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। पहले नंबर पे चीन है, तो यह स्टेटमेंट सही है। और दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों इसके सदस्य नहीं हैं, यह भी सही स्टेटमेंट है। तो यह भी सही हो गया, यह भी सही होगा। 1 और 2 दोनों इसके ऑप्शन सी इसके सही जवाब हैं। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की कमियां हो सकती हैं। ठीक है, अब ये मतलब एक हिसाब से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं एक एक करके। पूछ क्या रहा है, सही उत्तर, ये जरूर मार्क कर लेंगे, सही पूछ रहा है या सही नहीं पूछ रहा है। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। सही बात है भाई, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, तो यह एक कमी तो है ही है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है क्योंकि यह चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। यह भी एकदम सही बात है, क्योंकि इसमें जब चुनाव होता है तो करप्शन तो जोरों पर रहता है, तो इसलिए जो है यह भी सही बात है। लोकतंत्र में उग्र या गैर जिम्मेदार निर्णय की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे उग्र या गैर जिम्मेदाराना निर्णय नहीं लिया, क्योंकि लोकतंत्र में जो है लोक को महत्व दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत स्टेटमेंट है, तो यानी 1 और 2 इसके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, कौन से सही नहीं हैं। पहला स्टेटमेंट दिया, पूछ क्या रहा है, सही हैं, सही है। ठीक है, सही उत्तर चुनना है हमें। पहला स्टेटमेंट, वह अनुल्लंघनीय प्रकृति के हैं, उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। देखिए, अनुल्लंघनीय प्रकृति के नहीं हैं, यह उल्लंघनीय प्रकृति के हैं, और जो है इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो मैं बता दूं कि मूल अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो गया। देखिए, पहले क्या था कि जो हमारा जो संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार था, लेकिन बाद में उसको हटा के जो है उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया, उसको एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो ये जो है पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा, वह राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाइयों के विरुद्ध हैं, यह भी एकदम दोनों की कार्रवाइयों के विरुद्ध हैं। वह राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध हैं। वह कार्यपालिका और विधायिका दोनों की निरंकुशता पर नियंत्रण का कार्य करते हैं, यह स्टेटमेंट हमारा सही है। तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, और दूसरा, वह राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध हैं, यह भी स्टेटमेंट हमारा सही स्टेटमेंट है। तो 2 और 3 इसके सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। इसमें पूछ क्या रहा है, सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, इनका उपयोग न्यायालयों द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता है। किनका उपयोग, यानी मूल कर्तव्यों का उपयोग जो है न्यायालयों द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता है। तो यह एकदम सही बात है, क्योंकि 1992 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कहा था कि जो है मूल कर्तव्यों का उपयोग किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने हेतु किया जा सकता है। तो यह स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, इन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है, यह भी सही स्टेटमेंट है। संसद के द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से मूल कर्तव्यों को लागू किया जा सकता है, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है,
तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में अपनाई गई भारतीय पंथ निरपेक्षता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। इसमें पूछ रहा है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनना, यानी इसमें जो है हमको सही चुनना है। सही, इस पे मार्क कर लेते हैं। आइए स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, धर्म एक व्यक्तिगत विषय है तथा राज्य द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। राज्य द्वारा इसे जो है रेगुलेट किया जाता है, विनियमित किया जाता है, इसलिए हस्तक्षेप समझो किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। किसी भी नागरिक को धर्म या जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। ये तो एकदम सही बात है। भारत में जो है किसी भी नागरिक को जो है धर्म या जाति के आधार पर शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। ये एकदम सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को बिना किसी प्रतिबंध के धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार है। देखिए, धर्मांत संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार है, लेकिन एक सीमा में रह के, यानी उस पर जो है थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगाया जाता है भारत में। तो इसलिए यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, केवल और केवल 2, ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन सा वाद मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव से संबंधित है। इसमें पूछ रहा है सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो पहला IR कोहिलो वाद 2007। ये वाद जो है 2007 में आया था और सामान्यतः इसे 9वीं अनुसूची के वाद के रूप में भी जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए तर्क दिया था कि यदि किसी कानून को 9वीं अनुसूची में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पूर्ववत करने अथवा उसे पलटने के उद्देश्य से शामिल किया जाता है तो इसकी न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकती है। तो यही दिया था उच्चतम न्यायालय ने। तो देखिए, इसमें फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्व की बात नहीं की जा रही, यानी यह गलत है। ठीक है, दूसरा है गोलकनाथ वाद, जो कि 1967 में आया था। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद किसी मूल अधिकार जो प्रकृति में अनुल्लंघनीय है को समाप्त नहीं कर सकता है, यानी मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसी के बाद 1973 में आया था केशवानंद भारती मामला, जिसमें ये कहा गया था कि अगर मूल अधिकार में संशोधन करना है तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, यानी संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना संविधान का संशोधन किया जा सकता। वो इसी के बाद आया था। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और इसमें ये भी कहा गया था कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं और मूल अधिकार में अगर दोनों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिकता दी जाएगी मूल अधिकार की तुलना में। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। मेनका गांधीवाद ये 1978 में आया था और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों से संबंधित है। इससे पूर्व संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया जाता था। किसके द्वारा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को। लेकिन इस वाद के बाद जो है इसमें विधि की उचित प्रक्रिया को शामिल कर दिया गया, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पे विधि की उचित प्रक्रिया को शामिल किया गया। तो यह भी जो है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है। मिनर्वा मिल्स वाद जो था ये 1980 में आया है और इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने जो है मूल अधिकार पर जो है जो नीति निर्देशक तत्व की प्राथमिकता थी उसको जो है असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद इसने कहा कि जो है मूल अधिकार को नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर वरीयता प्रदान की जाएगी। तो यह भी जो है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा और चौथा हमारा सही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रदत्त राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? तो इसमें पूछ रहा सही उत्तर चुनना है। ठीक है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, यह भी जो है जो देखिए मूल अधिकार जो है हमारा, तो मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 जो है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है।
तो राज्य की परिभाषा में इस तरह की चीज़ें शामिल की। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यह भी है, नीति आयोग भी आता है, भारतीय रिजर्व बैंक भी आता है। तो उसको जब आप उसमें लक्ष्मीकांत की बुक में पढ़ेंगे या किसी भी पॉलिटी की बुक में पढ़ेंगे तो उसमें पूरा दिया गया है कि राज्य में क्या क्या शामिल। तो लिस्ट में नहीं बता रहा हूँ, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए बुक को आप छोड़ के मत चलिए, बुक पढ़िए, क्योंकि बुक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर केवल गाइड फॉलो करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मूल जो आपका सोर्स है उसको ज़रूर पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। एक बुक को बार बार रिवाइज करेंगे तो फिर आपको एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रहा बेडल सागर निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अवस्थित है? तो इसका जो सही जवाब है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के क्षेत्र में यह शामिल है, ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें कुछ बताना, इसको आप जो है मैप में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ क्या रहा है इसमें, कौन सा सही है? इसको जरूर मार्क कर लेंगे। पहले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे सही है पूछ रहा है या सही नहीं है पूछ रहा है, तो सही है। अब स्टेटमेंट देखते हैं, यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक संवैधानिक निकाय है, तो यह हमारा गलत हो जा रहा है, क्योंकि ये संवैधानिक निकाय नहीं है, यह सांविधिक निकाय है। संवैधानिक निकाय वह होता है जो निकाय या संस्था या संगठन संविधान में शामिल होता है और जिसे संसद के किसी कानून के द्वारा स्थापित किया जाता है, उसे हम सांविधिक निकाय कहते हैं। तो ये जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC है, यह सांविधिक निकाय है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। मूलतः तो जो CVC है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, या तो ना सांविधिक है और ना संवैधानिक है। यानी जब इसकी स्थापना हुई थी तो सरकार के द्वारा एक आदेश ला करके जो है इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में जो है इसे एक कानून के द्वारा सांविधिक दर्जा दे दिया गया। तो यह स्टेटमेंट तो गलत हो गया है, सांविधिक है लेकिन संवैधानिक नहीं है। दूसरा है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह एकदम बिल्कुल सही बात है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पे। यानी जो 3 सदस्यीय समिति होती है उसकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। उन 3 सदस्यीय समिति में जो है प्रधानमंत्री होते हैं और उस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं और विपक्ष का नेता होता है। तो ये तीनों जो है सिफारिश करते हैं, तब राष्ट्रपति CVC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो केवल और केवल इसका 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पूछ क्या रहा है इसमें, नीचे दिए हुए सही उत्तर चुनना, हमको केवल और केवल सही चुनना है। तो अनुच्छेद 32, संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी ये जो है हमारे जो मूल अधिकार हैं उसका रक्षक है, गारंटी देता है कि अगर कोई भी हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो हम जो है इस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन अगर केवल और केवल मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया है तो उसी के आधार पे जो है हम अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इसे किसी भी कार्यपालिका आदेश या विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए लागू किया जाता है यदि यह प्रत्यक्ष रूप से किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। देखिए, यदि यह प्रत्यक्ष रूप से किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो इसे लागू किया जाता है, एकदम सही बात है। अगर यही प्रत्यक्ष रूप मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता, किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन करता, तो फिर ये आर्टिकल 32 के तहत जो है लागू नहीं किया जाता। दूसरा स्टेटमेंट है, मूल अधिकारों के परिवर्तन के मामले में उच्चतम न्यायालय को मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को नहीं, उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है और उच्चतम न्यायालय को भी प्राप्त, दोनों को प्राप्त है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तीसरा है, यह संविधान की एक मूल विशेषता है और इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। तो अगर इसको हटा देंगे तो फिर मूल अधिकार की रक्षा कौन करेगा? अगर आर्टिकल 32 को ही हटा देंगे तो मूल अधिकार की रक्षा कौन करेगा? तो इसलिए जो है इसे संवैधानिक
संवैधानिक संशोधन के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 और 3 इसके जो है सही आंसर हो जाएंगे। देखते हैं 1 और 3 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसलिए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में संघ राज्य क्षेत्र के गठन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी हैं? तो इसमें पूछा, सही उत्तर चुनना है। सांस्कृतिक भिन्नताएं, सामरिक महत्व, जनजातीय लोगों का हित, प्रशासनिक महत्व। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं। देखिए सांस्कृतिक भिन्नताएं सांस्कृतिक भिन्नताएं जो है दमन दीव, नगर हवेली, पुडुचेरी, इन सब में, तो उसकी स्थापना। सामरिक महत्व के अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। जनजातीय यानी पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये सब सारे प्रशासनिक महत्व में, दिल्ली, ये सब हो गया। तो इस तरह से जो है ये चारों ऑप्शन सही हैं, 1 2 3 4। इसमें कुछ समझने वाली बात है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्याभूत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? पूछ रहा है सही उत्तर। तो देखिए अगर आप फिर वही पॉलिटी की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है कि उसमें जो है कौन कौन सा शामिल है। तो पूरा लिस्ट देखेंगे तो उसमें देखिए मौन रहने की स्वतंत्रता भी आपको मिल जाएगी। हड़ताल का अधिकार उसमें नहीं दिया गया है। देखिए आप विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। प्रसारण का भी अधिकार दिया है, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है, ठीक है, और यह भी सही है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पुस्तक जरूर पढ़िए। पुस्तक पढ़ने से आपके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और मतलब ऐसे जैसे लिमिटेड सोर्सेज पढ़ेंगे तो लिमिटेड जानकारी रहेगी, लेकिन अगर आपको व्यापकता चाहिए तो उसके लिए पुस्तक जरूरी है। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा 1 3 4। तो 1 3 4 यानी ऑप्शन ये। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो हम देख लें, इसमें क्या पूछा, सही है। पहला स्टेटमेंट दिया, यह बाल श्रम निषेध और अधिनियम 1986 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। यह बात तो सही है, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना नहीं हुई थी। इसकी स्थापना की गई थी बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के द्वारा। तो इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, इसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी के लिए एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया। हाँ बिल्कुल नामित किया गया, तो यह सही है। इसलिए हमारा केवल 2 सही है। परख पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए आकलन करेगा। यह भी एकदम सही बात है। जो परख पोर्टल है उसके बारे में आप जानते ही हैं। तो यह स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए आकलन करेगा। इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा लॉन्च किया गया है। यह भी सही है। इसका दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 2 सही हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान से संबंधित उदारवाद के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है उसमें कौन सा सही है। सही, ये भी कॉन्सेप्चुअल टाइप। भारतीय उदारवाद समुदाय के अधिकारों पर व्यक्तियों के अधिकारों को प्रधानता देता है। यह केवल जो है पश्चिम में होता है। भारतीय उदारवाद जो है समुदाय के, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति की पहचान किसी एक समुदाय से होती है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय उदारवाद का एक उदाहरण है। बिल्कुल भाई, हम आरक्षण दिए हैं किसी एक जाति को, मतलब जो पिछड़े हुए लोग हैं या फिर सुविधा वंचित लोग हैं, उनको आगे लाने के लिए आरक्षण दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय संविधान की जो है, भारतीय लोगों की जो है उदारता का प्रतीक है। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 यानी बी इसका सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC द्वारा निम्नलिखित में से कौन से विषय उठाए जा सकते हैं। हाँ मतलब जो है कौन सी समस्या उठाई जा सकती है। तो पूछा है सही। हाथ से मैला ढोने की समस्या बिल्कुल उठाई जा सकती है। अनुसूचित और विमुक्त जनजातियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं बिल्कुल यह भी उठाई जा सकती है। स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले बिल्कुल, और इसकी भी पूरी लिस्ट आपको जो है किसी पॉलिटी की बुक में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है 1 2 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ट्रेंड्स 2022 को प्रकाशित किया गया था, यानी यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। ये जो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ट्रेंड 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो बस इसमें 25 क्वेश्चन हो गए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए वीडियोज़ मिलते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इससे मुझे थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन मिलेगा। अगर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।